वेलकम टू एकेडमिक एड्यूजोन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हिटलर पावर में आए और पावर में आने के बाद उन्होंने किस तरह से डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया, किस तरह डेमोक्रेसी को बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे और धीरे धीरे करके वो एक डिक्टेटर के रूप में जर्मनी में स्टैब्लिश हो गए थे। ठीक है, अब आज के इस टॉपिक में हम लोग का जो टॉपिक है वो है रिकंस्ट्रक्शन। दैट मीन्स कि किसी चीज को फिर से बनाना। तो किस चीज को फिर से बनाना? जो चीज बिगड़ चुका था, तो क्या बिगड़ा था? जर्मनी जो है पूरी की पूरी तरह बर्बाद हो गया था। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो हुआ था उसके बाद वो कंप्लीटली बर्बाद हो चुका था। उसे फिर से बनाना था, क्योंकि अगर हम मोस्ट ऑफ ऑल देख लें कि अगर हिटलर जो पावर में आए थे, जो उन्हें लोगों ने उनको इतना सपोर्ट किया था, उन्हें इतने परसेंटेज वोट के साथ उन्हें जिताया था, तो कहीं ना कहीं हिटलर ने उनको प्रॉमिस किया था कि वो जर्मनी को फिर से उसी कंडीशन में ले आएंगे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले था। राइट? तो इसके लिए हिटलर को बहुत क्लियर सी बात है कि जहां उन्हें लोगों को इतना सपोर्ट मिला है और अगर आगे उनका अपना और भी कोई मोटिव फुलफिल करना था, तो इसके लिए बहुत जरूरी था कि वो सपोर्ट लोगों का हिटलर के ऊपर बना रहे और इसके लिए उन्हें बहुत जरूरी था कि वो लोगों के लिए कुछ काम करे। ठीक है, तो काम क्या करना था? जर्मनी को रिकंस्ट्रक्ट करना था ताकि लोगों की लिविंग जो है वो फिर से बेटर हो सके। तो यहाँ उसी टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में रिकंस्ट्रक्शन की बातें हैं और उसके बाद हिटलर ने क्या क्या किया उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक रिकवरी के लिए हिटलर ने क्या स्टेप लिए? तो मोस्टली जो उन्होंने सबसे पहला स्टेप ये लिया कि उन्होंने एक इकोनॉमिस्ट को स्टैब्लिश किया, एक इकोनॉमिस्ट को उन्होंने हायर किया और उनको पूरा एक तरह से जर्मनी की इकोनॉमिक को संभालने का भार दे दिया। ये कौन थे? ही वॉज हेलमेट सैचेट। उनका नाम हेलमेट सैचेट था और वो हेलमेट सैचेट वॉज एन इकोनॉमिस्ट और वो जर्मनी को उससे पॉवर्टी, उस कंडीशन से, उस बुरे कंडीशन से बाहर निकालने के लिए उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स लेके आए। तो वो प्रोजेक्ट्स क्या थे? सबसे पहला जो वो चाहे कि स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। दैट मीन्स कि वो ऐसा एक प्रोजेक्ट लेके आना चाहते थे जिसमें पूरा का पूरा जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो साथ दे और उसके थ्रू वो कुछ प्रोग्राम बनाना चाहते थे, कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे जिसके थ्रू जो है लोगों की कंडीशन जो है वो बेटर हो सके। तो व्हाट वाज द प्रोजेक्ट? तो जर्मन सुपर हाईवे एंड द पीपल्स कार वॉल्सवेगन। उन्होंने जर्मनी में सुपर हाईवे जो है वो बनवाना शुरू कर दिया जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एंड आफ्टर दैट पीपल्स कार इंडस्ट्री स्टैब्लिश की, जो वॉक्सवैगन आप लोग जानते होंगे, कार की एक बहुत बड़ी कंपनी है वॉक्सवैगन। तो इट इज अ जर्मन कंपनी। ये उसी समय स्टैब्लिश हुआ था बाय दिस इकोनॉमिस्ट और उन्होंने उनके सजेशन पे हिटलर काम करते रह गए और इस तरह से वी कैन से दैट कि हाँ, इकोनॉमिक रिकवरी होना शुरू हो गया था। बट इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ तो ये काम हो ही रहा था। अब नेक्स्ट मूव क्या था हिटलर का? नेक्स्ट मूव ये था कि फॉरेन पॉलिसी को चेंज कर देना। दैट मीन्स कि आप लोग तो जानते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में क्या हुआ था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में दैट मीन्स कि पूरा का पूरा जर्मनी के जो रिसोर्स थे, जो इकोनॉमिक जो कंडीशन था, वो सारी की सारी चीजें उनसे छीन ली गई थी। उनके पॉपुलेशन, उनके टेरिटरी, रिसोर्स एरिया जो है, जो रीजन्स जो थे, वो सब कुछ सब के सब जो है वो छीन लिए गए थे। दैट मीन्स कि जो अगर फॉरेन पॉलिसी में देख लिया जाए तो वहां जर्मनी का पोजीशन कंप्लीटली गिर चुका था। राइट? यहाँ पर अगर हम लोग रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक वे में अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो प्रोजेक्ट शुरू हो गए थे ताकि जो है इकोनॉमिक कंडीशन फिर से सही हो सके। लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन बेटर करने के लिए फॉरेन पॉलिसी में सक्सेसफुल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसलिए हिटलर ने फॉरेन पॉलिसी, कुछ सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी अपनाई जिसके थ्रू जो है वो जर्मनी को एक बेटर कंडीशन में लाना चाहते थे। तो व्हाट वाज दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही पुल्ड आउट ऑफ नेशन, out of League of Nations. League of Nations in 1933. 1933 में that means कि as soon as it became a
गवर्नमेंट उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया, उन्होंने खुद को लीग ऑफ नेशन से अलग कर लिया, डेट मीन जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से अलग कर लिया, क्योंकि जब भी कोई कंट्री किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होती है तो उसको उसके रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं, और हिटलर रूल फॉलो करने वालों में से नहीं थे। तो डेट मीन्स कि उनको लीग ऑफ नेशन में अगर वो बने रहते, अगर जर्मनी लीग ऑफ नेशन का पार्ट बना हुआ रहता तो उन्हें उसके सारे जो है वो रूल्स फॉलो करने पड़ते, एंड हिटलर वाज नॉट इन फेवर ऑफ दैट। इसलिए सबसे पहला काम उन्होंने किया लीग ऑफ नेशन से खुद को अलग कर लिया। नेक्स्ट स्टेप, रीऑक्युपाइड द राइनलैंड इन 1936। राइनलैंड का नाम आपको याद होगा कि हम लोग ने ट्रीटी ऑफ वर्सेस के जब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, दैट ट्रीटी ऑफ वर्सेस इज अ हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग, और उसके पॉइंट जब हम लोग जान रहे थे तो उसमें राइनलैंड का नाम आया था। दैट वाज वन ऑफ द रिसोर्सफुल रीजन ऑफ जर्मनी, जो उनसे छीन लिया गया था आफ्टर द डिफीट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद उसे छीन लिया गया था, लेकिन हिटलर ने उस एरिया को, उस रीजन को फिर से रीऑक्युपाई कर लिया। डेट मीन्स कि अब वो रिसोर्सफुल एरिया जर्मनी के पास आ गया था, अब उससे उनको फायदा हो गया। तो दैट हैपेंड इन 1936 एंड देन इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938। यहीं तक उन्होंने काम नहीं किया। इसके बाद उनका नेक्स्ट स्टेप था अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना। तो स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे कि कुछ और कंट्रीज को खुद में मिला लेना। तो इसके लिए उन्होंने कह सकते हैं दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कहाँ ऑस्ट्रिया में दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक कर लिया गया। इंटीग्रेट करने मतलब कि एक कर लिया गया इन द ईयर 1938। और उसके लिए एक स्लोगन तैयार किया गया था, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन पर्सन वन लीडर। तो इसके ऊपर जो है ये ऑस्ट्रिया को इंटीग्रेट कर दिया गया। दैट मीन्स कि अब जर्मनी और ऑस्ट्रिया बिल्कुल भी अलग नहीं है, दोनों मिला के एक नेशन है, एक एम्पायर है, और दोनों का एक ही लीडर है। तो लीडर कौन है? हिटलर है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने ये जो फॉरेन पॉलिसी अपनाई, दैट वाज वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, वहां इस फॉरेन पॉलिसी से जो जर्मनी कह सकते हैं, जर्मनी जो है अपने पावर को स्टैब्लिश करता जा रहा था। इसके बाद एक और प्रॉब्लम आई कि जो इकोनॉमिस्ट थे सैचेट, उन्होंने हिटलर को थोड़ा अलर्ट कर रहे थे, क्योंकि हिटलर जो फॉरेन पॉलिसी अपना रहे थे और जिस तरह से वो स्टेप ले रहे थे, वो बहुत ज्यादा आर्मी में इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनका जो पावर बना हुआ था वो आर्मी की वजह से ही बना हुआ था। तो इसमें वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। बट सैचेट ने उन्हें एडवाइस दिया कि इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि अभी तो धीरे धीरे जर्मनी रिकवर कर रहा है फ्रॉम देयर इकोनॉमिक कंडीशन, जो कि वो बिल्कुल भी मीन्स एकदम लोअर लेवल में आ चुका था, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन लोअर लेवल में आ चुकी थी। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स या जो भी फॉरेन पॉलिसी उसके चलते वो धीरे धीरे जो है वो कवर अप हो रहा है। लेकिन इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना इन आर्मी, इट इज नॉट गुड। तो सैचेट ने उन्हें एडवाइस दिया, लेकिन लेट में चलिए कि हिटलर को एडवाइस पसंद नहीं थे, उन्हें कॉन्शियस लोग पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने सैचेट को चलता कर दिया। दैट मीन्स कि उन्हें हटा दिया और अपनी मर्जी से जो है वो काम करने लगे, बिकॉज ही इज अ डिक्टेटर, उनको किसी की एडवाइस नहीं चाहिए थी। ठीक है, तो यहां तक बात हुई कि इकोनॉमिक्स जो वो इकोनॉमिक कंडीशन बेटर करने वाले थे, उन्होंने उनको चलता कर दिया। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी थ्रू वॉर्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हिटलर का? हिटलर जो थे वो अपने टेरिटरी को, पावर तो बढ़ाना ही चाह रहे थे। वो यू कैन से दैट कि वो पूरे यूरोप में अपने पावर को स्टैब्लिश करना चाहते थे, नॉट ओनली इन जर्मनी, पूरे यूरोप को अपने पावर के अंडर में रखना चाहते थे। तो इसके लिए यहां तक तो उन्होंने जो स्टेप लिया तो लिया। अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या था कि वो अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करना चाहते थे। दैट मीन्स दूसरे रीजन, दूसरे कंट्री को अपने कंट्री में इंक्लूड करना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने किसका सहारा लिया? वॉर का सहारा लिया। तो वॉर, उन्होंने अपनी आर्मी जो भी है उनकी मिलिट्री जो है उन्हें उसको पहले ही प्रिपेयर कर चुके थे, और इसके दम पे उन्होंने अपने जो है एक्सपेंशन शुरू किया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सितंबर 1939 को ही जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। सबसे पहला स्टेप जो सितंबर 1939 में लिया गया और पोलैंड को इन्वेड कर लिया गया। एंड ये एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट था। तो हिस्टोरिकल इंसिडेंट आप क्यों कहेंगे? बिकॉज as soon as हिटलर अटैक या as soon as जर्मनी अटैक पोलैंड, और यहां से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स कि एक जो कहते हैं ना कि कंटेम्परेरी जो इंसिडेंट होता है, इंस्टेंट जो इंसिडेंट होता है, वो था अटैक ऑन पोलैंड। तो यहाँ सितंबर
19 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेन रीजन कौन था, हिटलर थे। तो यहाँ क्लियर हो गया कि किस तरह से हिटलर को हम लोग मेन रीजन मानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इनिशिएट करने का। तो पोलैंड वॉज द प्लेस जहां जिस तरह से जैसे ही अटैक हुआ वहां वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वहां से शुरुआत हो गई, बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप सितंबर 1940 को एक ट्रिपार्टाइट पैक्ट हुआ। डेट मीन्स की तीन कंट्री में जर्मनी, इटली और जापान में एक पैक्ट हुआ। तीनों ने मिलकर एक अग्रीमेंट साइन किया और इस तरह से इन तीनों का एक बॉन्ड बन गया। दैट मीन्स कि एक तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी और वर्ल्ड वॉर में ज्यादा से ज्यादा कंट्री चाहते हैं कि उनके तरफ जो है ज्यादा से ज्यादा कंट्री हो। तो जर्मनी वॉज इन पावर एट दैट टाइम, अपने पावर के जो कह सकते हैं ना कि शिखर पे था। तो उस समय उनके साथ कौन कौन से कंट्री मिल गए, इटली मिल गए, जापान मिल गया, पोलैंड उन्होंने ऑक्युपाई कर ही लिया था। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। एंड एट द एंड ऑफ 1940 के एंड तक हिटलर एट द पिनाकल ऑफ हिज पावर, दैट मीन्स कि 1940 के अंत तक हिटलर जो है अपने पावर के पिनाकल पे थे। पिनाकल मतलब शिखर पे थे। दैट मीन्स दैट वाज द टाइम ही वाज इन द पीक ऑफ हिज पावर। ठीक है, तो यहां तक क्लियर समझ में आया कि किस तरह से उन्होंने अपने पावर को बढ़ाया। नेक्स्ट इज हिटलर्स लॉन्ग टर्म एम ऑफ कंकरिंग ईस्टर्न यूरोप। अब जो है हिटलर तो रुकने वाले जैसे नहीं थे। अब जब पावर वो इतने पावरफुल हो चुके थे और हर जगह उन्हें सक्सेस मिल रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है कि उन्हें हर जगह सक्सेस मिल रही थी, और जब लोगों को सक्सेस मिलते जाते हैं तो वो पीछे नहीं हटते, वो आगे ही बढ़ते जाते हैं। तो नेक्स्ट उनका क्या था कि हिटलर जो है बहुत समय से ईस्टर्न यूरोप को ऑक्युपाई करना चाहते थे, उसे कंकर करना चाहते थे, और अब यहाँ पर उन्होंने उसी तरफ अपनी जो कहते हैं कि अपना नजर उस तरफ दौड़ाया। एंड जून 1941 अटैक द सोवियत यूनियन, और जून 1941 में उन्होंने सोवियत यूनियन में अटैक कर दिया। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ तो जो चल रहा था, जिस कंट्री को उन्होंने ऑक्युपाई किया, जिस कंट्री के साथ भी उन्होंने अपनी एक बॉन्डिंग बनाई, वो सब तो कर ही रहे थे, अपने आप को पावरफुल बना ही लिए थे। और नेक्स्ट स्टेप जो था उनका ईस्टर्न यूरोप को ऑक्युपाई करना था। तो यहाँ उनका पहला स्टेप हो गया, बट दैट वाज अ हिस्टोरिक ब्लंडर ऑफ हिटलर। लेकिन ये सोवियत यूनियन में अटैक करना वो एक हिस्टोरिक ब्लंडर था। ये हिटलर की सबसे बड़ी बेवकूफी साबित हुई, जहां से उसका डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं, डाउनफॉल कह सकते हैं, शुरू हो गया। कैसे? तो यहाँ पर मैंने टॉपिक लिख रखा है हिस्टोरिक ब्लंडर ऑफ हिटलर, एक्सपोज बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट। यहाँ मैं आपको समझाती हूँ कि देखिए जर्मनी आप देखेंगे, अगर यूरोप के मैप में देखेंगे, इट इज इन सेंटर। ठीक है, अब चूंकि जर्मनी जो था वो अपने पावर के मतलब पूरे शिखर में था, उनको लग रहा था कि अब उनको हराने वाला तो कोई दुनिया में है ही नहीं। ठीक है, तो एक साथ जर्मनी ने, या कह सकते हैं हिटलर ने, क्या स्टेप लिया कि ईस्टर्न फ्रंट यानी सोवियत यूनियन के तरफ भी उन्होंने क्या कह सकते हैं कि वो अपने वॉर शुरू कर दिए, और टुवर्ड द वेस्टर्न ऑल्सो, जहां इंग्लैंड था उस तरफ भी उन्होंने बॉम्बार्डमेंट शुरू कर दी थी। दैट मीन्स एक तरफ जैसे कहते हैं ना कि चारों तरफ अपने पैर फैला लिए थे और सोच रहे थे कि उनको हर तरफ सक्सेस होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये उनका सबसे बड़ी बेवकूफी साबित हुई कि एक साथ उन्होंने ईस्टर्न में भी, एक साथ उन्होंने वेस्टर्न में भी, दोनों तरफ उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट बाय द सोवियत रेड आर्मी। अब यहाँ पर देखिए, मैंने ये जो टॉपिक है यहीं पर क्लियर हो जाता है कि अगर हम लोग हिस्टोरिक ब्लंडर कह रहे हैं तो वो क्यों कह रहे हैं। तो एक साथ उन्होंने एक्सपोज कर दिया ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट में। यहाँ क्या हुआ कि सोवियत यूनियन में उन्होंने अटैक किया था। सोवियत यूनियन के पहले जो यूएसएसआर जो कहलाता था दैट इज, ठीक है। तो क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग, अब सोवियत के जो रेड आर्मी थे, ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जर्मनी के ही आर्मी जो है वो पावरफुल थे। यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि सोवियत रेड आर्मी वाज आल्सो इक्वली, या फिर उनसे ज्यादा ही कह लो, वो पावरफुल थे। और यहाँ पर जर्मनी के आर्मी जो है डिफीट हो गए। देयर वाज अ क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑफ जर्मनी। और इस तरह से
डिफीट किया कि ये कह सकते हैं कि सोवियत यूनियन में जहां उनको अटैक किया गया था वहां से कह लो कि आर्मी ने जर्मनी की सेना को खदेड़ते हुए तब तक उनको बैक करते रह गए जब तक कि उनकी सेना बर्लिन तक नहीं पहुंच गई, मतलब खुद अपने कंट्री तक नहीं पहुंच गए। तब तक पूरी सोवियत यूनियन की सेना जो है वहां तक ऑक्युपाई कर ली। और लेट मी टेल यू, ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि उस समय रशिया जो है एक बहुत बड़ा पावर बन के जो है वो उभरा और नेक्स्ट कुछ सालों तक वो पूरे ईस्टर्न यूरोप में जो है वो रशिया का जो है वो डोमिनेशन चलता रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग वो डिस्कस तो करने वाले नहीं है, लेकिन थोड़ा नॉलेज के लिए आपके लिए सही था ना। नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस ऑफ यूएसए इन द इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो गए थे, लेकिन लेट मी टेल यू, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यूएसए इसमें इन्वॉल्व नहीं था और वो होना भी नहीं चाहता था। ही वॉज नॉट विलिंग टू इंक्लूड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्यों नहीं इंक्लूड होना चाहता था? क्योंकि उनको मालूम था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया है, सारे लोग सफरर बने हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि फिर से ऐसी चीजें हो। बट उनके चाहने से क्या होगा, ऐसा तो नहीं है, लेकिन बहुत समय तक जो है वो बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं हुए। लेकिन उस समय जापान जो है वो अपने पावर को बहुत बढ़ा रहा था। यहां पर अभी ध्यान रखिएगा कि यूएसए इंक्लूड नहीं था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन क्या वो इंक्लूड नहीं हुआ कैसे हुआ वो अभी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ बात हो रही है जापान की। जापान भी अपने पावर को, यहाँ पर जर्मनी तो अपने पावर को एक्सपैंड कर ही रहा था और वो डिफीट भी हुआ विथ रशिया, सोवियत यूनियन से वो डिफीट हो गया था। बट यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लिए जापान की, तो जापान भी अपने पावर जो है बिल्कुल बढ़ा रहा था और वो भी जहां जहां अटैक कर रहे थे वो उनको क्लियर सक्सेस मिल रहा था। जापान ऑक्युपाइड फ्रेंच इंडो चाइना। जापान ने अपने एरिया जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट में उन्होंने फ्रेंच कह सकते हैं फ्रेंच कॉलोनी, इंडो चाइना में फ्रेंच की कॉलोनी थी, फ्रांस ने अपने कॉलोनीज बना रखे थे, वहां पर उन्होंने अटैक किया और उसको ऑक्युपाई कर लिया। इंडो चाइना जो फ्रांस के अंडर था, ठीक है, यहाँ अटैक कर लिया। एंड नॉट ओनली दैट, ये तो किया उन्होंने यूएसए, जो अभी हमने आपको बताया कि यूएसए एकदम अलग थलग पड़ा हुआ था, यूएसए डोंट वांट टू इंक्लूड इन सेकंड वर्ल्ड वॉर, लेकिन जापान जो है अपने सक्सेस पे इतना बौखलाया हुआ था कि वो यूएस के बेस, दैट मीन जहां मिलिट्री आर्मी रहती है, पर्ल हार्बर बेस में उन्होंने बॉम्बार्डमेंट शुरू कर दिया। दैट मीन्स की यूएसए अलग है, वो इन्वॉल्व नहीं है, वो शांति चाह रहा है, वो शांति से पड़ा हुआ है, लेकिन जापान ने उनके एरिया में जाके बॉम्बार्डमेंट करना शुरू कर दिया। या कह सकते हैं कि उकसा रहे हैं कि नहीं आप भी आ जाओ, क्यों मैदान में आप भी आ जाओ। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि जापान जो है अपने पावर को जो है एक्सटेंड कर रहा था और उन्होंने इंडो चाइना ऑक्युपाई कर लिया था और यूएस बेस में उन्होंने बॉम्बार्डमेंट शुरू कर दिया। एज सुन एज जापान हैज स्टार्टेड टू बॉम्बार्ड द यूएस बेस पर्ल हार्बर, यूएसए भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंक्लूड हो गया। हियर इज टॉकिंग अबाउट, और लेट मी टेल यू कि जैसे ही 1942 या 43 में जो है यूएसए जो है वो इंक्लूड हुआ इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद से जो इनकी टीम थी, जर्मनी की टीम थी, वो हारना शुरू हो गई। हियर इज द एंड ऑफ एवरीवेयर आई हैव लुक्ड एट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ? एटम बॉम्ब और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जिस तरह से यूएसए जो है इंक्लूड हुआ, इसके बाद से जापान जो है, मैंने आपको बताया कि वो इतना सक्सेस हो रहा था कि उस सक्सेस के नाम पे वो पूरा बौखलाया हुआ था, वो कहीं भी बॉम्बार्डमेंट कर रहा था, बिल्कुल रुक नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर यूएसए एज सुन एज यूएस इंक्लूडेड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जापान को रोकने के लिए बहुत कोशिश की गई, बट जापान जो है रुक नहीं रहा था। फाइनली एक डिसीजन लिया गया एंड एटम बॉम्ब अटैक हुआ हिरोशिमा एंड नागासाकी में। हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बॉम्ब अटैक करना पड़ा ताकि जापान जो है शांत हो जाए। और लेट मी टेल यू कि एज सुन एज हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बॉम्ब गिराया गया, जापान शांत हो गया। आफ्टर दैट May 1945 देयर वाज एन एंड ऑफ वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड